हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? क्विक टेक्निकल कंफर्मेशन दीजिए। मेरी तरफ से मुझे सब सही नजर आ रहा है। तो चलो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम मॉड्यूल डी पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल डी में आपके पास यूनिट 23 से 24 है, बट मॉड्यूल सी के एमसीक्यूज पेंडिंग है। एमसीक्यूज हमने कंसेप्ट तो कर लिए थे मॉड्यूल सी के, बट एमसीक्यूज जो चैप्टर के बाद दे रखे होते हैं वो हमने नहीं किए थे। तो पहले 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करके उनको कर लेते हैं, फिर मॉड्यूल डी यूनिट 23 से 26 आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट 17 में आप मार्केटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा था आपने, उसके एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक मार्केटिंग रेफर्स to identifying the most profitable market now and in future, assessing the present and future needs of the customer, setting business development goals and making plans to meet them, adapting to changing environment in the marketplace। क्या ये सारे ही बैंकिंग मार्केटिंग में नहीं आता है? आज भी और कल भी, अभी की भी और फ्यूचर की भी, मार्केटिंग प्लान्स भी, गोल्स भी, और चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना भी, ये चारों ही बातें हम पढ़ कर आए हैं। इसलिए आंसर होने वाला है टी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है? प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये तीनों तो एक मतलब 4 P's में तो आते हैं, ये प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट। बट उसके अलावा जब मैं बैंकिंग के कंटेक्स्ट में बोलती हूँ तो पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस भी है। एंड देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Yes, all P's in marketing mix are interlinked. In order to be effectively developed and market a product or service in retail banking space, which one of the following is not relevant? Okay, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, प्रोसेस भी है, बट हमने प्रायोरिटी तो नहीं पढ़ा है और नहीं नॉट ही पूछ रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, इन विच स्टेज ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस डज एन ऑर्गेनाइजेशन आंसर क्वेश्चंस लाइक who, where, when, and how for the offering? Who, where, when, and how happens in implementation. You remember? हमने मार्केट पहले स्टडी करा, फिर प्लान बना, एनालाइज किया, फिर प्लान बना, फिर अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेशन में who, where, when, and how happens, and therefore the answer is going to be D to question number 4. Okay, it is going to be D to question number 4. ठीक, चलिए चलते हैं यूनिट 18 डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के एमसीक्यूज करने की ओर। वापस यहाँ पे ज्यादा एमसीक्यूज हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक channels in retail banking refers to ATMs, okay, इंटरनेट बैंकिंग ओके, मोबाइल बैंकिंग ओके, सारे ही हो जाएंगे, सिंपल है। Advantages of good branch layout includes promotes efficiency as it will ensure smooth flow of services. Internal communication effectiveness increases, thereby facilitating better coordination among the staff, resulting in better customer service. Okay. Provides a comfortable and congenial work environment to staff, which results in high employee motivation and acts as a morale booster. Okay. Serves as an image building tool for the bank. Okay, तो आंसर क्या होने वाला है? All of the above. ठीक है, चलिए हमारे पास क्वेश्चन 8 तक है। चलिए, the facilities available for mobile banking customers are facility for using bank facility from everywhere. Okay, easy operation instruction carried out by self. Okay, options to pay utility bill. Okay, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट, सेम बैंक या कोई और बैंक भी हो सकता है। ओके, तो आंसर सिंपल है, ये ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। द सर्विसेज ऑफर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स आर, ये अपने आप में एक हिंट है बट स्टिल विल रीड। व्यू ऑफ बैलेंस एंड लास्ट फ्यू ट्रांजैक्शन, जनरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन अकाउंट्स विद इन बैंक, यूटिलिटी पेमेंट फैसिलिटी लाइक पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा, सारे ही सब कुछ ही कर सकते हैं, है ना? Okay, harmonization of turnaround time, that is TAT, and customer compensation scheme is applicable to customer transaction,
digital transaction. Yes, it is going to be all of the above. ठीक है. Next, integrated ombudsman do not include the following concepts. One nation, one ombudsman, ये तो होता है. Single portal for all grievances. Okay, let's read. Integration of all existing schemes of ombudsman. ठीक है, ये भी सही है. तो या तो बी होगा या तो डी होगा. हाँ, क्या होगा आंसर? सिंगल पोर्टल फॉर ऑल ग्राहक कह सकते हैं. 30 डेज में अगर यहाँ पे मतलब हम पीपीपी में पढ़ के आए कि 30 डेज में अगर बैंक कस्टमर थे, आपका बैंक ने हेल्प नहीं की, तो चाहे आप एनबीएफसी है, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे बैंक है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन पे हम काम कर रहे हैं, तो ये भी है. तो आंसर इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में इंक्लूड नहीं होता. ओके, which one of the following apps works without internet facility? मोबाइल बैंकिंग ऐप तो इंटरनेट चाहिए. यूपीआई ऐप में भी इंटरनेट चाहिए. यूपीआई 123 पे ये मोबाइल ऐप, मोबाइल वॉलेट, इसमें भी इंटरनेट चाहिए. अब ऑप्शन अवेलेबल हमारे पास है. अगर हम एलिमिनेशन से भी चलते हैं तभी भी 123 पे आंसर रहने वाला है. ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसे बोल सकती हूँ. नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू कार्डलेस कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कस्टमर हैज टू स्कैन यूपीआई क्यूआर कोड. कैश कार्डलेस है ना बेसिकली, तो कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. कार्डलेस कैश विड्रॉल इज इंटरऑपरेबल एज आरबीआई डायरेक्टिव्स, या फिर डेबिट कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड. एक्चुअली कार्डलेस में कार्ड की जरूरत नहीं होती. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Yes, C is going to be the right answer. All of the above is not going to be the right answer. Entice मत हो जाना all of the above पढ़ते ही. ठीक है, यूनिट 19 के एमसीक्यूज देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास ज्यादा नहीं है, चलिए देखते हैं. ह्यूमन इंटरवेंशन एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर इंटरनल कस्टमर स्टाफ ऑफ ब्रांच. स्पेशलाइज मार्केटिंग पर्सोनल, डीएसए, ऑल ऑफ द अबव. सब में चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल चैनल हो सकता है. ठीक है, फिजिकल में भी ब्रांच में फर्स्ट टू है और बियॉन्ड ब्रांच डीएसए हो जाता है. नेक्स्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ delivering effective services to customer are understanding the customer, his income level, his financial profile, his needs, his requirement of financial products, and also in his life stage. That's correct. Selling and cross selling the right product to match the requirement, that can be correct. पोस्ट सेल सर्विस फॉलो अप, ओके, दैट्स आल्सो करेक्ट. तो मतलब ऑल ऑफ द अबव सही डायरेक्शन में जा रहा है. कस्टमर एम्पैथी, तो आंसर हो जाएगा ई टू द क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, चलिए. टाई-अप्स आर एंटर्ड इनटू बाय बैंक फॉर बल्क सेल ऑफ फॉलोइंग असेट. टाई-अप्स बोले तो बीसीज, बीएफ्स है ना, हमने पढ़ा है बिजनेस फैसिलिटेटर के बारे में. पीपीबी में भी और यहाँ पर भी. होम लोन्स में, ऑटो लोन्स में, पर्सनल लोन्स में, एजुकेशन लोन में, सब में कोई टेंशन वाली बात नहीं है. चलिए, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद डीएसए मार्केटिंग मॉडल? मार्केट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क. ये रिस्क नहीं है. रिस्क है कि आपका नाम खराब हो सकता है अगर मिस सेलिंग हो तो. रेपुटेशन रिस्क इज व्हाट इज दैट. ऑल ऑफ द अबव अगर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आंसर याद रखिए कि रेपुटेशन रिस्क इज व्हाट इज द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद डीएसए बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिस सेलिंग. ठीक है जी. यूनिट 20 के एमसीक्यूज देख लेते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चंस है. ठीक है, चलिए देखेंगे. वाई सीआरएम? सीआरएम क्यों लगता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों लगता है? कस्टमर रिलेशन एंड मैनेजमेंट. यस, नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड टू derive more value from employees. The increasing competition in retail banking, the increasing importance of fee-based income, because future is this what is people targeting. Delivery efficiency, delivery channel efficacy and application of technology. Actually सभी के ये सारे कारणों की वजह से CRM की जरूरत है. Stages involved in CRM initiatives are capturing the customer's profile and dissecting the profile into some common information buckets. जो सेम होगा उनको साथ साथ करते रहेंगे. ठीक बात है. Designing suitable products and services to cater to the different information buckets. Okay.
offering the products and services to targeted and segmented customers from the information buckets with the right pricing and providing the right sales and services process to achieve total customer satisfaction. Customer खुश है, अपना बढ़िया business चल रहा है, ठीक है. Tracking the customer information on dynamic basis ताकि आप नए products और services डिजाइन करो. सही बात है ये भी. तो ये सारे ही सही हैं. All of them would be correct. ठीक. Next. Benefits of CRM: it improves the customer satisfaction and selling potential for banks, cross-selling potential bank. Okay, helps the bank to drive increase share of wallet customer. Okay, helps to understand customer lifetime value, helps to manage multi delivery channel in a better way. ये सारे ही benefits हैं CRM के, ऐसा कोई सा भी नहीं है जो benefit नहीं है. What does CRM deal with in retail banking? Storing client data and understanding the client's requirement. Okay. Establishing close personal relationship with customers. Okay. Personal. Okay. Let's see. Okay. Let's see. ये होगा या नहीं होगा, एक मिनट देखते हैं. Keeping in touch with customer to ensure that their needs are understood. Okay. फ्रेंडली बिहेवियर. ओके, तो अगर हम नहीं भी श्योर थे बी के बारे में तो हम श्योर हो जाएंगे क्योंकि बाकी सारे पॉइंट सही थे लग रहे हैं. ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी राइट आंसर. ठीक है, चलिए 21 स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग के एमसीक्यूज देखते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास है. ओके, व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया. ए और बी तो सेम ही है, यही आंसर है. बैंकिंग कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड नहीं है. अच्छा, बोर्ड है, यहाँ पे बैंक लिखा है. ठीक है, द आंसर इज बी. बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ BCSBI? करंट अकाउंट है, PPF है. एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि अगर आप नॉन NRI अकाउंट के बारे में नहीं भी श्योर थे तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वी विल चूज ऑल ऑफ द अबव. या चलिए, BCSBI ऑफ इंडिया एम्ड एट फॉलोइंग. 2006 में आया था ये, है ना. प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, इंक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी. ओके, encouraging market forces through competition to achieve higher operating standards. Okay, promote a fair and cordial relationship with customers and the bank. Okay, तो answer simple, all of the above ही हो जाए. Commitment to customer under BCSBI, saving account, loan account, remittances, cards, all of the above once again. Okay, RBI has decided to dissolve BCSBI 2020 में हुआ है ये. ठीक है, out of the following which will act as nodal department of BSBI? ये हमने नहीं पढ़ा है and I want you guys to take a note of it. It is Consumer Education and Protection Department. So the answer is A. It's an important question. It is not ये तो है ही नहीं हमारे पास, अलग अलग तो है ही नहीं. वैसे भी वन नेशन वन ombudsman में हम पहुंच गए. अगर नहीं भी श्योर थे, अगर आप नहीं भी जानते थे इसके बारे में तो ऑप्शंस को प्रूडेंटली समझेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप PPB में भी पढ़कर आए हैं. यस, इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम इज एप्लीकेबल टू सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, सारे NBFC, सारे कमर्शियल बैंक्स बोल सकते हैं, सारे रेगुलेटेड एंटिटीज जो कि RBI के दरमियान आती हैं. इसलिए आंसर डी हो जाएगा. ठीक है, चलिए लास्ट मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल C, है ना. यहाँ हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, काफी सारे क्वेश्चन हैं. ठीक है, शुरू करते हैं. करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. फर्म्स नीड टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा पर्टेनिंग टू मार्केटिंग फॉर. Projecting the organization as knowledge oriented. Enabling the top management to keep control over sales force. Taking the required step for effective marketing या for utilizing the misinformation technological capabilities. क्यों चाहिए डेटा?
तो मार्केटिंग pertaining for I think A should be the right answer. कोई बात नहीं, वही पढ़ते हैं फिर क्रॉस चेक कर लेंगे. An efficient MIS fulfills these: analysis of quantitative information, coordination between functional specialist executives, can be, limited to current scenarios, no. I think B होगा. चेक कर लें एक बारी. Let's quickly check. Okay, guys, it is not this one. Okay. यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही है, एनालिसिस और ये दोनों ही है. और यहाँ पे फॉर्म नीड्स टू कलेक्ट एनालाइज डेटा पर्टेनिंग टू मार्केटिंग फॉर टेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेप्स, ताकि हम इफेक्टिवली अपने आप को दिखाना नहीं है हमको कि हम नॉलेज ओरिएंटेड है. एक्चुअली में हमें वो सब करना है जिससे आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर पाए. ठीक है. तो गाइस, I have done the correction here. The answer would be 3 in here and 4 in here. Both analysis भी कर पाओगे quantitative information का, और साथ ही साथ आप coordination भी कर पाओगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. The component of MIS do not include. MIS में क्या नहीं इंक्लूड होता है? इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, इंटरनल रिकॉर्ड होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या हमने? नहीं. तो यही नॉट पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3 टू दिस क्वेश्चन. ठीक. नेक्स्ट, द अल्टीमेट यूजर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आर कस्टमर्स ऑफ द फर्म, कॉम्पिटिटर्स ऑफ द फर्म, डिसीजन मेकर्स ऑफ द फर्म. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होंगे. Which one of the following situation falls under the purview of marketing research system? Okay. Riddhi Vriddhi Bank wants to send Diwali greetings to all its fixed deposit holders with deposit of 10,000 or more. Research कर रहे हैं. Money Honey banks want to have a profile of Kalandi district to decide about opening a new branch there. Get Rich Fast Bank wants some comparative business statistics with other 10 peer level groups. Or Baroda branch of Prospectus Customer Bank is 12-year-old and is recorded a compound annual growth of 20% during the first 10 years, which has been better than the industry average. However, during the last 2 years, they have witnessed significant decline. Managing director of the company desires to know the cause for this reversal in business trend and suggestion for ameliorating the situation. कैसे इसे solve कर सकते हैं? Actually, research तो इसी पे होगी. 4th is going to be the right answer here. Yes. Okay. Marketing information system का purpose क्या है? Purpose of computer usage in MKIS. अच्छा, computer का purpose क्या है? रिपोर्ट जनरेट करना. ठीक है. स्पेसिफिक यूजर नीड नहीं. रिट्रीवल ऑफ डेटा, डे टू डे ऑपरेशन. एक्चुअली कंप्यूटर आप रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंसर्न्ड विद इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड from either primary sources, secondary sources. That cannot be true. It has to be false क्योंकि concerned है. The marketing information requirements of firm are very limited and only for one time need. Once again false. भैया बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 साल का डेटा यूज किया पीछे वाले क्वेश्चन में, बड़ौदा बैंक वाले में. ठीक है. नेक्स्ट, marketing information system collects and analyzes the information as per the system initially prescribed and is not concerned with the type of information. No भैया जी, concern तो रहेगा ना, information कैसा रहा है उसके accordingly decision लिया जाएगा. तो once again false. Typically, most of the information from marketing information system is collected from secondary sources. That you should take a note of. Yes, this statement is true. ठीक है. कस्टमर इज ऑफ नो रेलेवेंस फॉर मार्केटिंग. नो कैसे हो सकता है? कस्टमर के लिए तो सब कुछ कर रहे हो आप. सिंस ऑलमोस्ट एंटायर इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज. बात तो सही है बट रेलेवेंस नहीं है. दैट्स नॉट करेक्ट. फॉल्स.
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी मैच्ड फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी? तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं, जो हमने पीछे कैंसिल किया था, है ना। कस्टमर डेटाबेस है, डेटा एनालिसिस। ठीक है जी, चलो चेक करते हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम तो कहीं ना कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट ही है, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, रिसर्च डेटा कलेक्टेड पे रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ आ जाएगा? जो इंफॉर्मेशन सोर्स ले रहे हो आप, ठीक है जी। फिर कस्टमर डेटाबेस, यहाँ पे जोग्राफिकल डेमोग्राफिकल ये हो जाएगा। और डेटा एनालिसिस किस पे करोगे आप? डेटा एनालिसिस किस पे करोगे आप? एनालिसिस टूल्स को इस्तेमाल करते हुए करोगे ना। तो आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 5 एंड ई का 8। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 5 एंड ई का 8। ठीक है, हमने सही किया है ना दोस्तों। लास्ट देखेंगे। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज इन MKIS। भाई साहब ऐसे हमने कोई बात नहीं करी है। इंटर ब्रांच कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया टेक्नोलॉजी। वंस अगेन नॉट करेक्ट। MKIS deals with integration of organization strategy and decision making process. That's true. ठीक है, तो आई होप वी आर डन। यू हैव गॉट एन आइडिया कैसे क्वेश्चंस मैक्मिलन में दिए हुए हैं। अब चलते हैं मॉड्यूल डी की ओर, जहां यूनिट 23 से लेके यूनिट 26 तक हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। आई जस्ट डू अ सेटिंग एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। So unit 23, importance of wealth management. Let's start. वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, पहले इसकी इंट्रोडक्शन से बातचीत चालू करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सिलेक्शन है, जो कि जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है तो मेरे अकॉर्डिंग, किसी और की रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग, जो भी क्लाइंट है आपका, बेसिकली affluent clients, and we have talked about affluent clients, super affluent clients, H&W, सब क्या हम बातचीत करके आए हैं, तो I'm assuming you already know it, है ना। मॉड्यूल बी में हमने बात करी थी। जो affluent clients हैं उनकी financial needs के अकॉर्डिंग हम ये एडवाइजरी सर्विस टेलर करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट ये कंबाइन करता है वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, जैसे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टैक्स कैसे प्लान करना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी क्या लेनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होनी है, और कहीं ना कहीं एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी दे रहा है बैंक या फिर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर फॉर HNIs, high net worth individuals. Global wealth management extends to service across borders, not only limited to our own country but internationally too. मैं इसका बड़ा व्यू देती हूँ आपको। वेल्थ मैनेजमेंट सारे एस्पेक्ट्स को टेक केयर करता है, पर्सनल, फाइनेंशियल, लाइफ, तो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, सब चीजों का तालमेल बनाते हुए, जो कि कोलैबोरेट करता है एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और क्लाइंट स्पेसिफिक प्रोफेशनल। अगर ऐसे हम किसी सैलून जाते हैं, बोलते हैं मैं उसी बंदे से हेयर कट कराने, लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसी तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट में भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक प्रोफेशनल से ही कोई बंदा सर्विस लेना चाहता है, तो वो कोलैबोरेट करेगा एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स इफ सो रिक्वायर्ड। तो वेल्थ मैनेजमेंट में अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स केटर करे जाते हैं बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एस्टेट प्लानिंग एंड बिजनेस सक्सेशन। इन्वेस्टमेंट तो है ही, उसके अलावा वहाँ पर एस्टेट प्लानिंग और बिजनेस सक्सेशन जैसी चीजें भी वेल्थ मैनेजर्स कंसिडर करते हैं।
बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है दोस्तों, जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स के बारे में बात करती हूँ तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन वाले मतलब अलग अलग तरीके के एक्सपर्ट्स हमारे को मिलते हैं जो कि एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं, जैसे कि कस्टमर जैसे कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। वो कोऑर्डिनेट करते हैं फाइनेंशियल एलिमेंट्स जैसे कि टैक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, और कहीं ना कहीं रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं कि क्या जो हमारा क्लाइंट है उसकी गोल्स मीट हो रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस में 5 पॉइंटर्स हैं, ये हमें लर्न करने हैं, और ऐसे ही हो सकता है क्रोनोलॉजिकली आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम में इसको अरेंज करो। ठीक है, तो अब सबसे पहले जानो कि चाहिए क्या क्लाइंट। पहले तो समझो कि क्लाइंट का फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, क्या पैसे कमा रहा है वो, उसका गोल क्या है कि उसको घर लेना है, गाड़ी लेना है, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, 2 बच्चे हैं तो दोनों की पढ़ाई देखनी है, दोनों का शादी देखनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ठीक है, भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक टेलर्ड स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर उस स्ट्रैटेजी जो बनाई है उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे मान लेते हैं एसआईपी लगा रहे हैं, होम लोन का लेट्स से वो बढ़ा रहे हैं, अमाउंट बढ़ा रहे हैं, फिर मॉनिटर करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, जैसे भी मतलब बेसिकली कंट्रोल करेंगे, बेसिकली एडजस्ट करेंगे अपने प्लान्स को कि जो कस्टमर का गोल है वहां तक हम पहुंच पाए। तो अगर हमने असेस किया पहले तो कि बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका गोल को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर का सोल्यूशन बनाया उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे इम्प्लीमेंट किया और अल्टीमेटली फॉलो अप करते रहे, मॉनिटर करते रहे, रिव्यू करते। वेल्थ मैनेजमेंट में सर्विसेज क्या है, आप पहले असेट एलोकेट कर रहे हो, टैसेट और डाइवर्सिफाइड मैनेजमेंट भी दे रहे हो। कहने का मतलब है कि आप रिस्क को बैलेंस करते हुए फिनेंशियल स्ट्रैटेजी, हो सकता है कोई बंदा बोल रहा है कि भाई मैं ज्यादा रिस्क एपिटाइट नहीं रखता हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट देंगे ना, क्योंकि आप ये समझते हैं रिस्क और रिटर्न इंटर रिलेटेड है, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है ना। प्रोडक्ट्स में इसमें ऑल्टरनेटिव असेट्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट प्लानिंग, विल राइटिंग, ऑल ऑफ इट विल बी कमिंग अंडर वेल्थ मैनेजमेंट। तो पूछेंगे क्या विल राइटिंग वेल्थ मैनेजमेंट में आती है? जी हाँ, बिल्कुल आती है। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप जब रिवाइज कर रहे हो तो इसको पढ़ना ना भूलें। चलिए, प्रोडक्ट्स और असेट टाइप क्या है। ऑल्टरनेटिव असेट में आपके आ जाते हैं जैसे कि कोई आर्ट पीस है, कोई प्रेशियस मेटल है, बॉन्ड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड, ये सब आ जाते हैं। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और सारे इंश्योरेंस भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज में आप ये टूल है ताकि आप ग्रोथ कर पाओ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। रियल एस्टेट में आरईआईटीज, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से एक डिटेल्ड चैप्टर पढ़कर आए हैं आईईएनआईएफएस में, फॉर इनकम विदाउट डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओनरशिप। प्रॉपर्टी ओनरशिप पर ट्रस्ट में डाल दिए तरीके से। रिटायरमेंट प्लानिंग अलाइन करता है कि आप लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट कैसे आप पैसे विड्रॉ करके लाइफ अच्छी जी सकते हैं। और विल राइटिंग तो है कि आपने अपने बच्चों में या जो भी हो यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर एसेट टू कैसे रहेगा, उसमें क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके, अब प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट क्या है। ये फोकस है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग देने में। किसको? पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किसको दे रहे हैं? एचएनआई क्लाइंट्स को। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि जो इंडिविजुअल एचएनआई गोल्स हैं उस इंडिविजुअल के वो फुलफिल हो पाए। प्राइवेट बैंकिंग ऑफर करता है स्पेशलाइज्ड बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, किसको? अफ्लुएंट क्लाइंट्स को, जिसमें आपका असेट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, टैक्स को कैसे मैनेज करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग, ऑल ऑफ इट विल बी कवर्ड। रिलायंट जो क्लाइंट है उसको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है जो कि आपको हेल्प करता है इस बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल करने में। बेनिफिट्स क्या है वेल्थ मैनेजमेंट के? एक तो रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, फ्रेंडली, जार्गन फ्री। जार्गन इज टू टेक्निकल, भाई मेरे को अब्बा डब्बा चब्बा समझ नहीं आ रहा है, क्या बातें कर रहे हो, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसी बातचीत नहीं करनी है। फिनेंशियल प्लान क्रिएशन करना है, आपके पास कितना पैसा इस समय है, ऐसा है क्योंकि कॉर्पस है, मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, ताकि क्लाइंट और कॉर्पस जो बनाना है वो भी बात करनी पड़ेगी कि मेरे को ना 100 करोड़ रुपए चाहिए, लेट्स से नेक्स्ट 20 ईयर्स में फॉर एग्जाम्पल। स्ट्रेस रिडक्शन मैनेज करते हैं फिनेंसेस को, ताकि मार्केट की अनसर्टेनिटीज के साथ दिमाग एड़ा ना हो जाए। हाँ,
पर्सनलाइज सर्विसेज, आप इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट रहेगा जो कि आपको अडेप्टेबल स्ट्रैटेजी देंगे मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चेंजेस करके। ठीक, दीज आर द बेनिफिट्स। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्यों है वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि आपके फाइनेंशियल वेलबींग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपके गोल्स भी मीट हो पाएंगे और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। इफेक्टिव वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि आप लेवरेज कर पाओगे कंपाउंडिंग 5 years 10 years 20 years, कैसे पैसे जोड़ते जा रहे हैं ना, एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिलेगा और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी रहेगी। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, क्योंकि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इट इज जस्ट नॉट अ टैगलाइन बट यस समथिंग दैट डेफिनेटली पर्टेन्स टू वेल्थ मैनेजमेंट, आपके लिए भी, आपके क्लाइंट के खुद के लिए भी और उसके लव्ड वंस के लिए भी। फिनेंशियल पिटफॉल से बचना चाहते हो तो जो वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लो ताकि आप टू मच डेट के ट्रैप में मत फंस जाओ। प्रेजेंट और फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऐसा नहीं कि बस पैसे जोड़ते जाओ, जोड़ रह जाएंगे, माल somebody else खाएंगे। हाँ, it enables clients to live securely in the present while planning for future. Okay, these are the importance of wealth management, and with this unit 23 is done. इतने ही सिंपल चैप्टर्स है मॉड्यूल डी के भी। मॉड्यूल ई में भी 4 ही चैप्टर्स है, बट वहाँ ना थोड़ा सा टेक्निकलिटीज आ जाती है जब तक आप 30 मिनट में जाते हो। वहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड समथिंग है, और डिफिकल्ट नहीं है, आराम से पढ़ पाओगे उसे भी। चलो ये पढ़ते हैं। Okay, professional service provided by wealth managers include investment planning, tax planning, retirement planning. It is actually all of the above that is being provided under the regime of wealth managers. Okay, as per the IT Act 1961, any long-term capital gains arising from transfer of any capital asset would be exempt from tax under Section 54 EC of the Act if the entire capital gain realizes is invested within how many months from the date of transfer in eligible bonds। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने 1991 में मेरे पापा ने लेट्स से कोई प्लॉट खरीदा था 5 लाख रुपए का, ठीक है, और 2023 में ही सोल्ड इट लेट्स से फॉर 2 crore rupees। तो गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, बट अगर जो पैसे वहां से आए हैं वो आप पर्टिकुलर किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं इन पर्टिकुलर टाइम जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ IT एक्ट 1961, तो आपको ये टैक्स जो 1,95,00,000 रुपए आपने कमाए हैं LTCG के अंदर वो नहीं देना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू पे दैट टैक्स। दैट इज the time tenure here is 6 months, and I want you guys to take a note of it. This section is also important. EC important, ठीक है। नेक्स्ट, अ परपेचुअल बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद 3 months 3 years मेच्योरिटी डेट, 5 years मेच्योरिटी डेट, 10 years मेच्योरिटी डेट, या कोई मेच्योरिटी है ही नहीं, अनलिमिटेड है। परपेचुअल का मतलब होता है दोस्तों जो चलता रहेगा, अनंत काल है, तो कोई मेच्योरिटी नहीं है यहाँ पर। Out of the following, which type of asset management is not followed by wealth management? Asset allocation, concentrated management, diversified या tactical? ये तो asset allocation diversified make sense. टैक्टिकल भी है, स्ट्रैटेजी बेस्ड। जो नहीं है वो है कंसंट्रेटेड। कोई यू विल नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सब कुछ कंसंट्रेट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 24 की ओर चलते हैं, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है आप जब अपने पैसों को, अपने रिसोर्सेस को कुछ फ्यूचर में समथिंग दैट यू गेट इन रिटर्न, यस, और या प्रॉफिट मिलता है, उसको एक्सपेक्ट करते हुए कहीं पे पैसे डालते हो, इन्वेस्ट कर। जो की पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, या इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे एक इंडिविजुअल या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट कर रही है एक अपने लिए कॉर्पस क्रिएट कर पाएगी, एक सरप्लस फंड क्रिएट कर पाएगी ताकि वो अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पाए। जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है चालू किससे होता है? जोड़ने से, सेव एंड प्रोसीड्स टू कमिटिंग
फंड्स टू असेट दैट में ऑफर इनकम एंड एप्रिसिएशन। जैसे म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी में इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना, अ लॉट ऑफ अस डू दैट, करेक्ट। तो की एलिमेंट्स क्या है इन्वेस्टमेंट के? पैसा डाल तो रहे हैं, आने क्या वाला है? रिटर्न चाहिए ना, या तो इंटरेस्ट के रूप में अगर ब्याज में दे रहे हैं, या डिविडेंड के रूप में अगर जैसे हम शेयर्स ले रहे हैं, या कैपिटल गेन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल दिया। रिस्क, इन्वेस्टमेंट्स कैरी रिस्क ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। रिस्क है तभी तो इश्क है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, होगा या नहीं वो पता नहीं मुझे, यस आपको भी नहीं पता, नोबडी नोज अबाउट इट। इकोनॉमिक कंडीशंस और स्पेसिफिक असेट रिस्क, सेफ्टी भी सोचेंगे भैया जी, ऐसा ना हो कि सारे पैसे डालें और या तो हीरो या तो जीरो, ऐसा सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं मेजोरिटी ऑफ अस, बट इफ यू थिंक यू हैव दैट एपिटाइट, वो लोग करते भी हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स एम टू प्रोटेक्ट द कैपिटल फ्रॉम लॉसेस एंड यू वांट टू हैव लिक्विडिटी आल्सो, ये ना सारे पैसे डाल दे और हाथ एकदम टाइट हो रखा है। इन्वेस्टमेंट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल टू कैश फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इवन इफ यू हैव पुट, तो ऐसा हो कि जरूरत पड़े तो निकालो, T+2 days एक्सेट्रा में पैसे आपके पास आ जाए। ये सब की एलिमेंट्स हैं आप कैसे इन्वेस्टमेंट के, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, एक स्टेटमेंट दे रहे कि रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी एंड परपेचुअलिटी, या एंड से सेफ गार्डिंग फ्रॉम क्राइम या साइबर क्राइम, ये की एलिमेंट्स इन्वेस्टमेंट के ध्यान रखेंगे, चारों याद करने हैं। लर्न द हेडिंग्स, ओके, लर्न द हेडिंग्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो ऑब्जेक्टिव जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, कोई चाहता है हम ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न ले लें, कोई कहता है हमें सेफ्टी मेंटेन रखें, कोई कहता है कि हमें लिक्विडिटी में रखना है, कहीं ना कहीं कोई लोग इन्फ्लेशन को भी हेज कर रहे हैं कि फ्यूचर में महंगाई बढ़ गई तो वापस थोड़े पैसे तो होने चाहिए अकॉर्डिंगली, क्योंकि आज मैं 100 रुपये जो कमा रही हूँ वो 2 साल बाद 100 रुपये नहीं रहेंगे, वो शायद 90 रुपये ही हो जाएंगे। यस, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके असेट्स को हैंडल करना सिखा रही है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक हैंडलिंग ऑफ असेट है, उसी के साथ साथ ऐसे पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं आपका कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रीच कर पाए। ओके, टाइप्स ऑफ असेट जो मैनेजर्स होते हैं, वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, वो आपके अलग अलग असेट्स में पैसे डालने को सजेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स, इक्विटीज, रियल एस्टेट, या हो सकता है कमोडिटी मार्केट में, F&O में भी डाल सकते हैं। कॉर्पोरेट फिनेंस, ओवरसीइंग अ कंपनीज एसेट ताकि एफिशिएंसी जो है मैक्सिमाइज हो सके, और कंपनसेशन ऑफ कोर्स, हर एक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैनेजर उसके लिए फी देता है वो पोर्टफोलियो वैल्यू पे। ठीक है, जैसे 1%, 0.1%, व्हाटसोएवर। अब स्टेप्स क्या है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के? सबसे पहले आप अपना गोल सेट करो। ठीक है, कि आप कैपिटल गेन चाहते हो, कुछ इनकम चाहते हो, कुछ लिक्विडिटी चाहते हो, फिर सिक्योरिटी देखो भैया जी सिक्योरिटीज को इवैल्यूएट करना पड़ेगा ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो, अलग अलग जगह पैसे डालेंगे ताकि आप रिस्क और रिटर्न को बैलेंस कर पाए। अपनी पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कीजिए रेगुलरली, काम बेचना है, क्या खरीदना है, क्या स्टे करना है ना, और पोर्टफोलियो रिवाइज करेंगे इवैल्यूएट करते हुए, एडजस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, चेंज होता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द कंडीशंस ऑफ द मार्केट, ताकि आप अपने रिस्क को और अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर पाए दोस्तों। ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ओवरव्यू ले तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक सेक्टर है जो कि असिस्ट करता है सरकार को, कॉरपोरेट्स को, इंस्टीट्यूशंस को कि पैसे कहाँ से लाएं, कैसे M&As करें, और वो बहुत सारे और फंक्शन है जैसे कि पैसे कैसे क्रिएट किया जाए, हाउ टू रेज द फंड। लेट्स से आई एम अ कॉर्पोरेट, कुछ पैसों की जरूरत है तो मैं कितना उधार लूं, कितना इक्विटी से लूंगा, अपना अपनी कंपनी का शेयर दे दूं। ठीक है, इंटरमीडियरी रोल, लिंकिंग इन्वेस्टर्स विद कैपिटल सीकिंग एंटिटीज, जिनको पैसे की जरूरत है, जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेट्स से HNI क्लाइंट, HNI कोई बंदा है किसी के बिजनेस में पैसे डाल रहा है, या सर्विसेज जैसे कि अंडरराइटिंग, सिक्योरिटी, सेल्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एडवाइजरी, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब की फंक्शंस हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ओवरव्यू के। ठीक है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कभी इंटरेस्ट रहा होगा ये उनको तो बहुत ज्यादा इंटाइस करने वाला है। ठीक, चलिए, ये फंक्शंस क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के? देखो,
ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स रहती है क्योंकि आप एडवाइस कर रहे हो फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड, स्ट्रक्चर कर रहे हो लार्ज फाइनेंशियल डील्स का। फंड रेजिंग, पैसे कहाँ से लाने हैं, अंडरराइट कराने हैं या डायरेक्टली मार्केट में जाना है। ठीक है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होगी क्योंकि ट्रेडिंग सिक्योरिटीज फॉर द बैंक प्रॉफिट ऑल्सो एंड एक्सपर्टीज। अब जब आप क्लाइंट्स को इकोनॉमिक और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं तो आपको खुद को भी तो पता होना चाहिए ना एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये कॉम्प्लेक्स फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम करता है, ताकि पैसे कहाँ से रेज करने हैं, और खाली लोकल नहीं बट ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस में आपको मदद करता है। कौन? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक जी, चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। फिर इन्वेस्टमेंट बैंक, हमारे पास 3 मेन डिविजन्स हैं, एक है फ्रंट ऑफिस, एक है मिडिल ऑफिस, एक है बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसे पैसे कहाँ से रेज करने हैं, क्या 2 कंपनीज को मर्ज हो जाना चाहिए, किसी को टेक ओवर कर लेना चाहिए। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज क्लाइंट्स के लिए आप मदद करते हो बताने में। फिर सेल्स एंड ट्रेडिंग, अब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, डेरिवेटिव्स की, क्लाइंट के बिहाफ पे फॉर्स after taking the consent and all, और फॉर बैंक ओन अकाउंट, अपने लिए भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने बैंक के पैसों से भी हो रहा है। रिसर्च करी जाती है, थरो एनालिसिस किया जाता है, रिपोर्ट जनरेट करी जाती है कंपनीज पर, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये रहे फ्रंट ऑफिस वर्क। क्या आपको ये पढ़ना है? बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पास 10 मिनट अगर पोज द सेशन लगाने पड़ेंगे तो लगाना है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा एक स्टेटमेंट देके कि कौन सा डिवीजन का काम है इन्वेस्टमेंट बैंक। सो यू शुड बी knowing that is it coming from front office or middle office or back office. Okay, let's talk about middle office. मिडिल ऑफिस में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। अलग अलग तरीके की रिस्क है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, उसे असेस करना और मैनेज करना है एज पर द एपिटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और योर ओन बैंक इफ सो रिक्वायर्ड। फिनेंशियल कंट्रोल, आप इंश्योर करेंगे कि एक्यूरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग हो और जो भी लॉ है, जो भी रूल्स है, आप उसे फॉलो कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेज करता है बैंक की लिक्विडिटी, कैश फ्लोज, कैपिटल एलोकेशन, ताकि आप फिनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर सकें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हो ताकि आप ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सको। कंप्लायंस इज ऑफ कोर्स दिस लॉ दैट व्हाटएवर इज द लॉ सेइंग यू हैव टू फॉलो दैट, फॉलो द बुक्स, फॉलो द रेगुलेटरी इश्यूज। ओके, ये मिडिल ऑफिस कर रहा है। फिर बैक ऑफिस क्या कर रहा है? ऑपरेशंस, ट्रेड सेटलमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सही से चल रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है ना बैंकिंग के ऑपरेशन को, कुछ गड़बड़ तो नहीं रहा, कुछ फट तो नहीं रहा है। रिस्क रिपोर्टिंग, अगर कोई रिस्क है उसे पहली बात तो मॉनिटर करना है और फिर रिपोर्ट भी करना है अगर कोई आती है तो। कंप्लायंस इज अगेन, यहाँ पर भी देखो, अगर आपसे पूछ लेते हैं कंप्लायंस है, आप कंप्लायंस में ढंग से पढ़ना पड़ेगा। इंटरनल पॉलिसी से रिलेटेड है या ऑपरेशनल इंटीग्रिटी से रिलेटेड है तो बैक ऑफिस है। ठीक है, बट अगर लॉ बात कर रहे हैं हम रेगुलेटरी इशुएंस की, ठीक है, तो वो मिडिल ऑफिस आ जाएगा। आई होप वी आर गुड विद दिस। मूविंग फॉरवर्ड टू सर्विसेज जो फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑफर करता है। सबसे पहले अंडरराइटिंग देता है। व्हाट इज अंडरराइटिंग? जैसे मान लेते हैं मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैं शेयर्स इश्यू कर रही हूँ मार्केट में, अब लोग लेंगे, बट अगर कंपनी को ये लगता है कि हो सकता है, देखो क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। जैसे 100 रुपए के मैंने शेयर्स इश्यू करे तो एटलीस्ट 90 शेयर, 100 शेयर इशू हुए तो 90 शेयर एटलीस्ट मार्केट में उठ जाने चाहिए। ऐसा क्यों? ये प्रोसेस रहता है एज पर सेबी एंड द कंपनीज एक्ट। 90% जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, जो सब्सक्रिप्शन आपने किया है एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए शेयर्स या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेस करें। अगर नहीं हो रहा है तो जिन लोगों ने पैसे डाले हैं वो पैसे वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर कंपनी श्योर नहीं है कि 90% सब्सक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, या फॉर वेरियस रीजंस अगर कंपनी चाहे तो किसी को अंडरराइट करने को दे सकती है अपने शेयर्स, कि अपने सारे शेयर्स इसको दे दिए। मान लेते हैं शेयर था 10 रुपए का, अगर 9.9 में या 9.8 में हम आपको दे रहे हैं, आप आगे बेच दीजिए इसे। अगर बिक गए तो ठीक है, नहीं तो आपको खरीदने पड़ेंगे। तो इतना रिस्क अंडरराइटर लेता है। अंडरराइटिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेल्प करता है कॉर्पोरेट्स को, एंटिटीज को
पैसे लेने में, मार्केट से न्यू सिक्योरिटीज इश्यू करके पैसे लेने में थ्रू अंडरराइटिंग। दे मैनेज द इशुएंस प्रोसेस एंड मार्केट दीज सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स। तो अलग अलग तरीके की अंडरराइटिंग होती है, फर्म कमिटमेंट, बेस्ट एफर्ट्स, और ऑल और नन। फर्म कमिटमेंट का मतलब है अंडरराइटर अग्री करता है पूरा इश्यू लेने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अगर कोई नहीं बिका तो अब वो तो उसका रिस्क है, अंडरराइटर का रिस्क है। बेस्ट एफर्ट, अंडरराइटर सेल करता है एज मेनी सिक्योरिटीज एज पॉसिबल एट ऑफरिंग प्राइस विदाउट बियरिंग लायबिलिटी ऑफ अनसोल्ड शेयर्स। ये एक तरीका है फर्म कमिटमेंट ना पूरा, ठीक है। दूसरा है कि जो बिक गए नहीं तो जो है सो है, ठीक है। ऑल और नन, इफ द एंटायर इशू कैन नॉट बी सोल्ड एट द ऑफरिंग प्राइस, द डील इज कैंसिल्ड। ये 3 तरीके के, ये तो मैंने आपको समझा दिया था फर्म कमिटमेंट ना। इसके अलावा ये 2 भी हैं अपन के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज इस पे समय बिताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे हार्ट भी बना रही हूँ ताकि यू रिमेम्बर दैट वी नीड टू स्टडी दिस पोस्ट द सेशन। यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक जी। चलिए, अब इसके अलावा क्या देता है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन सर्विस प्रोवाइड करता है कौन, आपका फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अंडरराइटिंग देता है, इसके अलावा एमएनए देता है, एडवाइजरी देता है, असिस्ट करता है 2 कंपनीज को मर्ज होने में, या अगर कोई कंपनी किसी को अक्वायर करना चाहती है, बायर्स को भी सेलर्स को भी प्रॉपर प्रोसेस के इनिशियल नेगोशिएशन से लेकर डील को क्लोज करने तक सब चीज में ये एमएनए एडवाइजरी इन्वॉल्व रहती है ताकि ट्रांजैक्शन वैल्यू मैक्सिमाइज करी जा सके, ठीक है। सेल्स एंड ट्रेडिंग क्या है, ये भी एक और सर्विस है जो फुल फ्लेजेड या जो सारी सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं। सेल्स एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंटरमीडिएट्स की तरफ भी एक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में। देखो 2 तरह की मार्केट होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। इसके बारे में आई है ना, इन्वेस्टमेंट पढ़ के आए हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली शेयर्स आ रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट में आ रहे हैं, बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, वो ट्रेड हो रही है तो कैपिटल मार्केट में होती है, सॉरी वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। सेकेंडरी मार्केट में भी अगर लॉन्ग टर्म है तो सेकेंड कैपिटल मार्केट है, और शॉर्ट टर्म है तो मनी मार्केट है। हाँ, इस कैम में भी अगेन आप आईएफएस में पढ़ के आओगे, मैं कंफ्यूज नहीं करी, मैं आगे बढ़ रही हूँ। सेकेंडरी मार्केट में इंटरमीडिएट जैसे एक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, जो फैसिलिटेट करते हैं किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे सेल्स या ट्रेडिंग डेस्क कनेक्ट करते हैं बायर्स को सेलर्स के साथ, ताकि जिसके पास जिसको जो करना है उनके बीच में इंटरमीडिएट जैसे बनते हुए ट्रांजैक्शन अनेबल कर पाए। इक्विटी रिसर्च में काम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ये एक ऐसा डिवीजन है जो कि एनालाइज करता है सिक्योरिटी को और आपको जानकारी देता है, इंसाइट्स देता है कि ये करेंगे तो क्या होगा, इसमें कितना ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे नहीं कि हिट एंड ट्राई, हवा में कुछ बोल दिया, आसमान से कुछ हुआ और यू हैव टोल्ड दैट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक रिसर्च रिपोर्ट्स जो कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन में, मार्केट ट्रेंड्स को समझते हुए चीजों को डिसीजन लेने में मदद करेंगे, ठीक है। फिर असेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर करते हैं असेट मैनेजमेंट सर्विसेज, जहां पे वो मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्लाइंट के बिहाफ। अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स होते हैं, इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई एचएनआईज हो सकते हैं, जिनको स्ट्रैटेजिक अलाइंड यूजिंग स्ट्रैटेजिक अलाइंड विद क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स। जो भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए ही बनाएंगे। तो हमने 5 बातें देखी जो कि सर्विसेज ऑफर करता है एक फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक, और अंडरराइटिंग करता है। अंडरराइटिंग के भी हमने 3 टाइप्स पढ़े, फर्म्स कमिटमेंट, बेस्ट एफर्ट्स एंड ऑल और नन। फिर हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सेल, ट्रेडिंग, इक्विटी रिसर्च और असेट मैनेजमेंट भी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो है, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अंडरराइटिंग प्रोसेस के बारे में आइए समझते हैं। अंडरराइटिंग एक की फंक्शन है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता है, जिसमें कैपिटल रेजिंग, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को पैसों की जरूरत, पैसे रेज कर रही है और वो अंडरराइटिंग के थ्रू कर रही है, तो अंडरराइटिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है वो पढ़ने वाले। सबसे पहले आपको मार्केट ऑफर डिटरमाइन करना पड़ेगा,
एक प्राइस बताना पड़ेगा कि कंपनी कितने में कोई शेयर स्टॉक एक्सेट्रा रेज कर रही है। ओके, फिर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, सिक्योरिंग कमिटमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट करी जा सके, एंड अल्टीमेटली शेयर्स को एलोकेट करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस आ जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या इन्वेस्टमेंट बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरमीडियरी जैसे बिजनेसेस को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करने के लिए। हो सकता है फिर प्राइमरी मार्केट, डायरेक्टली कस्टमर, कंपनी जो है इन डायरेक्टली आ रही है यहाँ पर। ओके, इससे कंपनीज जो है कैपिटल रेज कर पाती है गुड इन अ बेटर जुडिशियस ऑप्टिमल मैनर, ताकि ग्रोथ हो सके, एक्सपेंशन हो सके, इसलिए तो लोग पैसे रेज करते हैं ना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम है। ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है जहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो, मैनेज करते हो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके क्लाइंट के, और उसका रिस्क टॉलरेंस लेवल कैसा है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है चाहे इंडिविजुअल है। यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग तरीके के एसेट, जैसे कि स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कैश है, म्यूचुअल फंड है, ताकि आप अपने रिस्क को तो जितनी आपकी एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग लें, बट रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके उस रिस्क की अलाइनमेंट के साथ। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर एक प्रोफेशनल रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइंट की फाइनेंशियल नीड्स को असेस करने में, और फिर अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में। ये हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, उनको एडवाइस करते हैं, इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट की इनकम, उनका रिस्क लेवल और उनके फाइनेंशियल गोल्स तालमेल बिठा पाए। एजेंडा क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे बढ़े, लोग की पोर्टफोलियो ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अच्छे रिटर्न्स मिल पाए, हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिल पाए क्लाइंट को। ठीक है, अपने रिस्क एपिटाइट को मद्देनजर रखते हुए, ऐसे नहीं रिस्क टॉलरेंस लेवल आपने बढ़ा दिया और जीरो हीरो कर रहा है कोई बंदा कि नो टू मच रिस्क नहीं मान रहा है, लेना चाहता है, मान लेते हैं वो आपका कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रोफिशिएंसी इंप्रूव हो पाती है, एनहांस कर पाते हो, परफॉर्मेंस एफिशिएंट मैनेजमेंट करते हुए रिस्क को ऑप्टिमाइज कर पाते हो, मतलब रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस एज पर द एपिटाइट ऑफ द कस्टमर ऑफ योर क्लाइंट। ओके, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, आप अपने रिसोर्सेज जो क्लाइंट का रिसोर्स है ऑप्टिमली ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इंश्योर करोगे फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मार्केट में अगर चेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशंस के साथ आपको भी चेंजेस करने होंगे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केट रिस्क, आप स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हुए सेफ गार्ड करोगे मार्केट में जो अप्स एंड डाउन वॉलेटिलिटी होती है उसके अगेंस्ट। ओके, ऑल ऑफ दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक दो बारी पढ़ने से यहाँ पे काम चल जाएगा, बट पढ़ेंगे जरूर। जिन बातों को जिन पे मैं लिखती हूँ हैव टू रीड, प्लीज रीड। ओके, लेट्स टॉक हु शुड कंसिडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, किसके लिए अच्छा है। ठीक है, उन लोगों के लिए जिनको पास एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल मार्केट के, जिनका टाइम नहीं है, मान लो आता तो है आपके पास बट आप ऑलरेडी कुछ और करते हैं, मैं ऑलरेडी टीचिंग करती हूँ, मैं कैसे मैनेज करूंगा ना, सारा दिन कैसे बैठ सकती हूँ, क्या चल रहा है ऊपर, क्या FNO एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर जिनको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है, तो इन लोगों के लिए बढ़िया है पोर्टफोलियो मैनेजर्स या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक, गुड है जी ना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, बंदे की नीड और गोल्स को अंडरस्टैंड करते हुए आप टेलर मेड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, रिस्क मिनिमाइज विद मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ प्रॉफिट। एक जगह कंसंट्रेट नहीं करते हो सारा पैसा, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो लॉन्ग टर्म गोल्स को अलाइनमेंट करते हुए, और प्रोफेशनल्स अलाउ करते हैं टू मैनेज इन्वेस्टमेंट विद इन अ एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल, टू मच भी नहीं टू लो भी नहीं। ठीक है, की एलिमेंट्स किया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, आप असेट को एलोकेट करो, डाइवर्सिफाई करो एंड रीबैलेंस करो, बस डिसाइड करो मिक्स क्या होना चाहिए, कितना स्टॉक में, कितना बॉन्ड्स में, कितना कैश में, ताकि आपकी रिस्क को भी ध्यान रखा जाए और अपने गोल्स भी आप अलाइन कर पाओ।
आप डाइवर्सिफाई कर पाओ अपने इन्वेस्टमेंट्स को, किसी एक जगह कंसोलिडेट मत करो, और रीबैलेंस जब भी रिक्वायरमेंट है एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट, बहुत बाहर भी देखोगे और कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखोगे, अकॉर्डिंगली रिस्क प्रोफाइल आप अलाइन करोगे। ठीक है, मोटा मोटा बोले तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सको, रिस्क को मैनेज कर सको और अपने फिनेंशियल गोल्स को अचीव कर सको। इसमें एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है टू असेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलर एडजस्टमेंट, ताकि आप पोर्टफोलियो को अलाइन कर पाओ कस्टमर के गोल के साथ और जितना वो रिस्क टोलरेट कर सकता हो। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, तो क्या है पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल? आपको इन डेप्थ नॉलेज दे रहा है क्योंकि उस बंदे को नॉलेज है। ये कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दे रहा है, टेलर मेड सोल्यूशन, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट डेवलप कर रहा है, फॉलो कर रहा है आईपीएस, ताकि आपके डिसीजंस अकॉर्डिंगली हो पाए, आपकी रिस्क को असेस कर रहा है। अगर कोई रुकावटें हैं, कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे कि टाइम है का मतलब इतना समय के लिए मैं डाल सकता हूँ पैसे, या इतने समय तक नहीं डाल सकता हूँ, या इतने समय में पैसे लिक्विडेट चाहिए होगा, लेट्स सपोज टैक्स प्लानिंग, लिक्विडिटी नीड्स, इन सब का भी ध्यान रखना होगा। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, आप ढंग से मिक्स करेगा, कितना स्टॉक में, कितना फिक्स इनकम में, कैसे कैसे डालना है। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, जो समय पैसे डाले हुए हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है। रिस्क भी देखना पड़ेगा, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लाइंट को, उसकी बात समझनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली पैसे डालना होगा। और हाँ, आप लॉ तो ब्रेक नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑल्सो। ओके, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वर्सेस म्यूचुअल फंड्स क्या है ये? अगर मैं कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूँ तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज्यादा हाईली कस्टमाइज है, जबकि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं लिमिटेड है कस्टमाइजेशन। एंगेजमेंट यहाँ पे पर्सनलाइज रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप जो पोर्टफोलियो मैनेजर है इन्वेस्टर के साथ डायरेक्टली डायलॉग रहता है, ये फैक्ट बेस्ड रहता है, तो लिमिटेड एंगेजमेंट है। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रहता है कि भैया जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे उसका कुछ परसेंट मारा है, यहाँ पे फिक्स फी रहती है। क्या हो सकता है पैसे आने में जाने में कुछ फी ले रहे हो। असेट ओनरशिप, ये असेट की ओनरशिप ऑफ कोर्स कंपनी के पास रहती है। यहाँ पे इन्वेस्टर ओन यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, जैसे इतने मैंने म्यूचुअल फंड ले लिए, इतना एसआईपी डल रहा है। ओके, रिक्वायर्स अ मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जनरली 50 लाख रहता है, यूजुअली मोर देन 50 लाख है एज पर सेबी गाइडलाइंस। आप कोई भी छोटा अमाउंट हो सकता है, 500 रुपए का एसआईपी भी आप लगा सकते हो किसी म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के पास म्यूचुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, जैसे एक्टिव, पैसिव, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। ठीक है, याद करनी है अपन को क्या है। एक्टिव बोले तो एजेंडा है, एम है कि मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर दो, जैसे निफ्टी, निफ्टी में टॉप 50 कंपनी आती है हमारी कंट्री की, बाय एक्टिवली बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एक्टिवली। पैसिवली क्या है, ये मार्केट की इंडेक्सेस को मिमिक कर रहा है, सिमिलर। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्सिंग। पैसिव पोर्टफोलियो को ही पैसिव पोर्टफोलियो को इंडेक्सिंग कहते हैं। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहती है, बट जनरली यील्ड बढ़िया रहती है, मार्केट इंडेक्स जैसी रहती है। डिस्क्रिशनरी इज फुल कंट्रोल है, डिसीजन आपके हाथ में है। विद इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पॉलिसी स्टेटमेंट, IPS, suitable for clients जो portfolio managers who want the portfolio managers to make all investment decision। यहाँ पे फीस ज्यादा रहती है क्योंकि आपने सारे डिसीजन उनको दे दिए। नॉन डिस्क्रिशनरीज, यहाँ पे सिर्फ सजेशन आएगा, डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है, अल्टीमेट चॉइसेस ऑफ द क्लाइंट, छोटी छोटी डिफरेंसेस है बट इंपॉर्टेंट है। अब क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, सबसे पहले तो समझो क्या चाहिए, आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्टिव, गोल समझो, स्टेबल रिटर्न चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, एस्टिमेट करो कैपिटल मेंटेन क्या है। कैपिटल मेंटेन मतलब रिस्क कितना ले सकते हैं और रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन अबाउट एलोकेशन, informed choices, though not just because somebody is saying something, you have to get yourself educated before you put in money। ठीक है, ताकि आपकी रिस्क भी मिनिमल रहे और जो आप चाहते हो आपकी गोल्स भी मीट हो पाए।
स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज बनाओ एज पर द रिक्वायरमेंट। होराइजन समझो, रिस्क को समझो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी सिलेक्ट करो। अब क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या क्रेडिबिलिटी है, लिक्विडिटी क्या है और प्रॉफिट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट कर दो पोर्टफोलियो। एक बार इम्प्लीमेंट हो गया तो यहाँ बात खत्म नहीं है, अभी वैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी, रिवाइज भी करना पड़ेगा व्हेन सो एवर सो रिक्वायर्ड। ओके, फिर रीपोजिशन करो या रीबैलेंस करो अपने कॉम्पोजिशन को, ठीक है, ताकि आप अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सको। तो मैं क्या कहूंगी इसे, मैं क्या सजेस्ट करूंगी, इसे 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ेंगे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमको तो लिखने नहीं होते स्टेप्स 1 से लेके 8 तक ये, बट एक दो तीन बार आपको पढ़ना जरूर है इसे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के क्या एडवांटेज है, तो पोर्टफोलियो जो है प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है, ताकि आपके लॉन्ग टर्म रिस्क को, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मैनेज हो सके, लॉन्ग टर्म गोल्स मैनेज हो सके विद योर रिस्क ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करेगा कोई बंदा आपके भी पे, ठीक है, रिस्क कंट्रोल रहेगी, कहीं पे भी एडजस्टमेंट की जरूरत है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर योर चेंजेस, एज पर द चेंजेस ऑफ द एनवायरमेंट, रीबैलेंसिंग की जरूरत है वो होगा। हैसल फ्री ऑपरेशन है, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व मे बी इन समथिंग एल्स, और मे बी यू आर नॉट हैविंग नॉलेज, या फिर उतनी नॉलेज नहीं है, जो भी व्हाटसोएवर इट इज समबडी एल्स इज डूइंग इट फॉर यू, पीरियोडिकली अपडेट हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना कैश को होल्ड भी कर सकते हो, कंसंट्रेट भी कर सकते हो, एंड ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कम्युनिकेशन रहता है, रिपोर्टिंग रहती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरली यहाँ पे यूज किए जाते हैं। कस्टमाइज है, क्योंकि आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेलर मेड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन या नहीं रहते हैं। बट डिसएडवांटेज है कि हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, सभी बोल रहा है कम से कम 50 लाख, स्मॉल इन्वेस्टर्स को तो एंट्री नहीं मिल रही है यहाँ पर, और फीस रहती है 2 से 2.5%, और साथ में प्लस है ये ब्रोकरेज फी। इसके ऐसे रिटर्न आप सोच रहे हो उसमें उसमें से तो दोगे ना, और परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो अश्योरेंस ऑफ सुपीरियर रिटर्न्स, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स शुड असेस द पोर्टफोलियो मैनेजर्स ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट में कैसा दिया है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फी स्ट्रक्चर है, और फिर अकॉर्डिंगली अपना अपना पीएमएस प्रोवाइडर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ये वाला यूनिट होता है खत्म। इसके बाद हम यूनिट 25 की ओर चलेंगे। 24 हुआ डन, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? इलिक्विडिटी, कोई नहीं है, रिटर्न है, रिस्क है, सेफ्टी है, जो नहीं है वो ए ही नहीं है, ओके। फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंकर, बैंक ऑफर्स फॉलोइंग सर्विस, अंडरराइटिंग देता है, एमएनए देता है। अगर इक्विटी रिसर्च करना है आपने भी श्योर हो तो ऑल ऑफ द अबव हमें ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। SEBI has mandated that one must have a minimum corpus of dash to start investing in PMS, 50 lakh, 50 lakh. Okay, this is an important question. As per the SEBI guidelines, minimum net worth requirement for portfolio managers should be. ये एक डेटा है जो आप लर्न करेंगे, 5 करोड़, कम से कम 5 करोड़ पोर्टफोलियो मैनेजर का नेटवर्थ होनी चाहिए। आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important, take a note of it now, take a note of it now, ओके। चलिए अब बात करते हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में, जो कि यूनिट 25। इसके बाद एक और यूनिट है, आज का सेशन अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है, आइए पढ़ेंगे। टैक्सेशन इंडिया में, टैक्सेशन में गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स है या गाइडलाइंस है या टैक्सेस है बेसिकली, वो रहते हैं, है ना, सिटीजन्स पे या बिजनेसेस पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स रहता है इंडिविजुअल पे, या कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है इंडिविजुअल कॉर्पोरेट पे, इनडायरेक्ट में जीएसटी आ जाता है। टैक्सेशन टर्म्स है, कुछ पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हर साल। असेसमेंट ईयर जिस साल अपन है वो असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर पीछे वाला साल है, जैसे इस समय हम 2024-25 में है, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2023-24, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आप इंडिया में 182 दिन के 182 182 प्लस डेज, मिनिमम 182 डेज रहे हो इंडिया में, तो इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप रेजिडेंट है, ठीक है। और कुछ और कंडीशंस भी हैं। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट तो हो बट
आप सारे रेजिडेंट के फुलफिलमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब 182 डेज रह लिए हो लेट्स से, बट बाकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे हो। नॉन रेजिडेंट तो आप 182 दिन रहे नहीं हो। रेजिडेंट्स जो है वो ग्लोबल इनकम पर टैक्स रहते हैं, वाइल नॉन रेजिडेंट्स आर टैक्स ओनली ऑन इनकम ऑन इंडिया, मतलब इंडिया के लैंड पर आपने पैसे कमाए हैं। ठीक है, इंडिया के लैंड पे अगर आपने पैसे कमाए हैं, अगर आप एनआरआई हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे इंडिया के अंतर्गत रहते हुए या फिर आपके बिजनेस यहाँ पर है। और अगर आप इंडिया में ही रहते हो तो फिर आप कहीं से भी पैसे कमा लो, आपको पैसे देने, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, कहने अब हमारे पास 5 हेड्स हैं इनकम के: सैलरी, पीजीबीपी, हाउस रेंट, कैपिटल गेन एंड अदर्स। ओके, सैलरी से वैसे कहा जैसे आप वेज, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम ले रही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, और कैपिटल गेन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लैंड लिया, वो बेच दिया, कोई शेयर खरीदा था 2000 में, कितने रुपए का आज बहुत बढ़ गया है लेट्स से, तो अदर सोर्सेज से ही पैसे हो सकते हैं, कोई इंटरेस्ट कमाया, कोई डिविडेंड कमाया, कोई लॉटरी जीती, अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। अब इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है, टैक्स पेयर्स चूज करते हैं कि अभी तक कोई ऑप्शन है ओल्ड या न्यू रिजाइम क्या लेना चाहते हो, अलग अलग रेट्स है अपन के पास। स्पेसिफिक इनकम टैक्स है, आईटीआर आपको फुलफिल करनी पड़ती है आपके इनकम टैक्स टाइप के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग। आईटीआर 1 भरते हो अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख तक है, और जिनकी 50 लाख से ऊपर हो जा रही है, बियॉन्ड सैलरी लाइक बिजनेस प्रॉफिट, नो सॉरी 50 लाख तक है आईटीआर 1 भरेंगे, आईटीआर 2 और 3 तक बढ़ेंगे जब आप सैलरी के बियॉन्ड पैसे कमा रहे हैं, जैसे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टैक्स पेयर को फॉलो करना पड़ता है एज पर आईटी एक्ट 1961। अब हमारे पास कुछ फॉर्म्स हैं, वी आर स्टार्टिंग अबाउट सम फॉर्म्स। ओके, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फॉर्म 12BB, ये एक एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को वो क्लेम्स ऑफ डिडक्शन, जैसे एचआरए, एलटीसी, होम लोन पे इंटरेस्ट। फॉर्म 16 ये एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को कि आपने कितने पैसे कमाए, कितना हमने आपका टीडीएस काटा लेट्स से। 16A एक सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस है ऑन इनकम अदर देन सैलरी। 16 पे तो सैलरी वाले के लिए होता है। ठीक है, 16A इज अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अगर कोई टीडीएस काटा है किसी ने, या कोई कॉन्ट्रैक्टर लेट्स से उसने टीडीएस काट के दिया लेट्स से। फॉर्म 67 स्टेटमेंट फॉर इनकम फॉर फॉरेन कंट्री एंड फॉरेन टैक्स लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको इस टॉपिक पे टाइम। ओके, 26AS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है कि आपने एडवांस टैक्स दिया है, रिफंड हुआ है, टीडीएस दिया है। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सॉरी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, जो अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। इसमें आपके टैक्स और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन डिटेल्स रहती हैं, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, फॉर्म 615G है, इसके बारे में पढ़ के आए हैं, 15H के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये अंडर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है अंडर 60, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, जो सीनियर सिटीजन है वो एच में है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो जी में है, या फिर एचयूएफ हो सकते हैं, टू अवॉइड टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इफ इनकम इज बिलो द एग्जामिशन लिमिट। और ऐसे अगर आप सीनियर सिटीजन है तो अगेन टू अवॉइड टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इफ द इनकम इज बिलो द एग्जामिशन लिमिट। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हम पहले भी पढ़ के आए हैं। 10E हमेशा 10 सेक्शन 10 इज रिलेटेड टू व्हाट, सेक्शन 10 इज रिलेटेड टू एग्जामिशन। ये आप इस बात को अपने दिमाग में समझा लीजिए। ठीक है, 10E प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को क्लेम टैक्स रिलीज ऑन अरियर्स ऑन एडवांस सैलरी, और एडवांस सैलरी पे अगर कोई अरियर है तो 10E में एग्जामिशन ले लेते हो। ठीक है, ये आपके फॉर्म से, इसके अलावा बस टैक्स स्लैब्स है। और कोई 60 साल से नीचे वाला सीनियर सिटीजन नहीं है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5% टैक्स देना है, 5 लाख से 10% में 20 लाख टैक्स देना है, और 10 लाख से ऊपर जाते ही आपके 30% के स्लैब पे आप आ जाते हैं, है ना। फिर 60 लाख 60 to 80 ईयर्स है, सीनियर सिटीजन में आते हो आप। सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक कोई नहीं है, यहाँ पे से 2.5 लाख तक कुछ नहीं था, यहाँ पे 3 लाख तक कुछ नहीं है, 3 लाख से 5 लाख, उसके आगे ये वाली लिमिट सेम है, 5, 20, 30, जैसे यहाँ पे था 5, 20, 30, 10 कुछ नहीं है। ठीक है, लर्न करना है इसको।
इसके बाद अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख तक कुछ नहीं है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे 5% जैसी कोई कहानी नहीं है, क्योंकि 5 लाख यहाँ पे जो 5 लाख था ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे 5 लाख जो था ऊपर पहुंच गया, इसलिए 5% यहाँ कुछ नहीं है, 20 और 30% है, वो दोनों सेम है। सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, हेल्थ एंड एजुकेशन से अप्लाई करेगा, जैसे रूल्स है। और रिबेट मिलता है आपको सेक्शन 87A में, अगर आपका टोटल इनकम जो है 5 लाख तक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा, मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ। यहाँ से मुझे लगता है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ क्या कंपोनेंट्स हैं, रेट या डिटेल्स क्या है। सरचार्ज अगर 10% ऑन इनकम अबव 50 लाख टू 1 CR, 15% ऑन 1 CR टू 2 CR, and 20%, sorry 25% on above 2 crore but less than 5 crore, 37% above 5 crore. Learn, you don't have option, learn. ठीक है, या लर्न करना है। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 5% बढ़ा, फिर अब 10% बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ऊपर 37%, 37%। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कितना है, लिमिट सरचार्ज इन केस वेयर इट एक्सीड्स एडिशनल इनकम अबव स्पेसिफाइड इनकम, तो ये मार्जिनल रिलीफ आपको मिल जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, प्लस है ये स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 4% ऑफ अमाउंट ऑन इनकम टैक्स नहीं भाई, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। अगर लग रहा है सरचार्ज, मान लेते हैं आपके 50 लाख से कम इनकम है तो सरचार्ज लग नहीं लगा, बट आपको ये लिखना जरूर है, ये चूज करना जरूर है अगर आपके पास ये ऑप्शन में आता है तो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब न्यू टैक्स रिजाइम बात करते हैं। यूनिफॉर्म टैक्स है यहाँ पर, सारे इंडिविजुअल कैटेगरीज, चाहे सीनियर हो सुपर सीनियर हो, कोई इंक्रीज लिमिटेशन नहीं मिल रही है। टैक्स रिबेट फॉर लो इनकम, अगर आपकी 5 लाख से नीचे है, ठीक है, तो आपको रिबेट मिल जाएगा, रिजल्टिंग इन जीरो टैक्स लायबिलिटी। बेसिक एग्जामेशन है नाराइज के लिए, अब फिक्स है 2.5 लाख इरिस्पेक्टिव एज चल रहा है न्यू डिजाइन। हेल्थ एंड एजुकेशन से जैसे पीछे पढ़ा था हमने, 4% है इनकम टैक्स पे एडिशनल लायबिलिटी। सरचार्जेस हमने देखा था 50 लाख से 1 करोड़ 5-10% था, वो यहाँ पे है। 1 करोड़ से 2 करोड़ था 15%, वो यहाँ पर है। 2 करोड़ से 5 करोड़ था 25%, वो यहाँ पर है। और 5 करोड़ के ऊपर था 37%, सेम है। दिस इज ऑल सेम है ना, ये सेम है, हम नया नहीं पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है ना, ठीक जी, चलिए। अब रिडक्शन एंड एग्जामिशन नॉट अलाउड, कॉमन एग्जामिशन जैसे HRA LTA ये सब अलाउड नहीं है, परमिटेड ही नहीं है न्यू टैक्स रिजाइम में। यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अलाउड क्या डिडक्शन, लिमिटेड स्पेसिफिक आइटम में है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलायंस, डिसेबल पर्सन, नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन में डिडक्शन अलाउड। अब ओल्ड रिजाइम में बात करें तो यहाँ पे स्लैब्स अलग अलग हैं, जैसे मैंने आपको बताया 60 से कम है, 60 से 80, 80 से 100 का है, डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पे से ATC ATD, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम दिया, कोई SIP लगाई, कोई FD में पैसे डाले 5 साल के लिए, तो ये डिडक्शन अवेलेबल है, बट ये न्यू रिजाइम में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। ओके, अब अगर आपको रिजाइम के बीच में चूज करना है तो एम्प्लॉयज जो है वो एनुअली स्विच कर सकते हैं, but the initial choice for TDS purpose cannot be changed in mid-year. Business income, choice of regime is one decision for business income, हर साल चेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे सैलरी वाले हर साल चेंज कर सकते हैं, but TDS बीच में नहीं चेंज कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछूं तो मैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछूं। ये तो एक ऐसा टॉपिक है, ये तो एक ऐसा टॉपिक है, मैं पक्का से क्वेश्चन पूछूं यहाँ से। ठीक है, ओके, चलो। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के ATC AT
एटीसी और बहुत सारे और भी है। एटीसी की हम बात करते हैं, पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, टैक्स सेविंग एफडीज, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम, ईएलएसएस, ये सब एटीसी में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा एटीडी है, एटीई है, सेक्शन 24 है, होम लोन पे इंटरेस्ट जो दे रहे हो सबका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब आपको अगर स्टेट प्लान करनी है विल के थ्रू, ट्रस्ट के थ्रू, तो इम्पोर्टेंट है विल, क्योंकि इसे मेरी डेथ के बाद मेरे बच्चों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, है ना, या जिसको मुझे जो पैसे देने हैं मैं दे सकती हूँ। लीगल रिक्वायरमेंट है, राइटिंग में होगा, साइन होगा, और 2 इंडिविजुअल से ये रहेगा विटनेस। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टी विल जो है एक अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटर, स्पेसिफाई करता है ट्रस्टी कौन है, ट्रस्ट, bequest and legacies, allows for specific legacies and annuities। एचयूएफ क्रिएशन अगर प्रॉपर्टी है फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर होनी है, हो सकती है, इससे टैक्स में भी सेफ रहते हैं। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन शुड हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन कि कौन सा टैक्स रिजाइम लेना है, टैक्स सेविंग ऑप्शंस कैसे लेने हैं, और असेट को कैसे आपको एस्टेट प्लानिंग से चूज करना है। ठीक है, चलिए। न्यू न्यू रिजाइम में एग्जेम्पशन लिमिट, एज लिमिट तो कुछ है ही नहीं, है क्या न्यू रिजाइम में? कुछ नहीं है, सब में 2.5 लाख है। ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। Rebate under Section 87A of Income Tax Act helps taxpayers reduce their tax to nil if the total income after deduction under Chapter 6A does not exceed 5 lakh in a financial year। ये लोग किस पे एप्लीकेबल है, न्यू पे भी ओल्ड पे भी, बोथ 87A। ओके, पीछे मैंने इसके बारे में बताया था आपको। ठीक है, if a person with higher income invests in tax saving scheme out of the following, which option is better? I guess अगर ज्यादा पैसे हैं, रिडक्शन चाहते हो, इनकम ज्यादा है, ओल्ड रिजाइन, what is it is what guide I'm going to tell even as a CMA, cost management accountant. Okay, the answer is B in here. Very good question. Okay. Other financial service provided by bank, आइए यूनिट 26 देखिए, इसका मॉड्यूल डी हो जाएगा खत्म। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, यहाँ से शुरू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंक। अगर ओवरव्यू देखें, रिटेल बैंकिंग एक वाइड एरे है जो फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर्स को दे रहा है, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग लैक करता है, जैसे कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। तो कस्टमर्स टिपिकली पूछते हैं, सीख करते हैं आउट ऑफ मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स कि फाइनेंशियल नीड्स कैसे उनकी केटर करी जा सके। बट इसमें कुछ चैलेंजेस और रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि बैंक जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही दे सकते हैं। जब मैं इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात कर रही हूँ, कुछ रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं ताकि आप डायरेक्टली ऑफर नहीं कर पाए कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या ओपन एआई, ओपन बैंकिंग, पीपीपी में पढ़ के आए, यहाँ पे पढ़ा है, आरपीडब्ल्यू में भी पढ़ा है, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस मॉडल लेता है यहाँ पे, ताकि ये चैलेंजेस एड्रेस करी जा सके। बैंक थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लेता है, उनके साथ पार्टनर करता है, मे बी एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, ताकि वो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। और इस मॉडल में बैंक एक इंटरमीडिएट जैसे एक्ट करता है, या बोल सकते हैं कॉर्पोरेट एजेंट जैसे एक्ट करता है, ताकि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स विदाउट अज्यूमिंग डायरेक्ट सेल्स, बिकॉज रेगुलेटरी कंप्लायंसेस यहाँ पर फंस जा रहे हैं आप, प्लस इससे आप एड्रेस कर पाओगे इन चैलेंजेस को। आई थिंक ये रिपीट हो गया, हाँ यस इट इज रिपीट। आगे बढ़े तो बेनिफिट क्या है थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन का, बैंक जो है मोर कंप्लीट रेंज दे पाएगा, एक कस्टमर को 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, बैंक वन सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन। फी बेस्ड है, ठीक है, बैंक जनरेट करता है कमीशन फीस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल पे, रेवेन्यू स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि आप ट्रांसपेरेंसी, बैंक कस्टमर इंटरेक्शन, कंप्लायंसेस सब कुछ फिल कर पाओ। यहाँ पे कंसेंट कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे पैरा बैंकिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में और डिटेलिंग्स बात कर रखिए। पैरा बैंकिंग रेफर करता है नॉन बैंकिंग प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में,
थ्रू बैंकिंग चैनल, है नहीं बैंकिंग प्रोडक्ट, है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट पर बैंकिंग चैनल के थ्रू जा रहा है, जिससे बैंक जो फी बेस्ड इनकम है वो बढ़ा सकता है, अपनी सर्विस ऑफरिंग बढ़ा सकता है। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे बैंक एक कॉर्पोरेट एजेंट जैसे या इंटरमीडिएट जैसे एक्ट कर रहा है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स क्लाइंट्स। इंश्योरेंस है, बैंक पार्टनर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ताकि सेल कर सके लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल पॉलिसी, है ना। फी बेस्ड इनकम है, यहाँ पे बैंक अर्न करता है कमीशन फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स ताकि सर्विसेज फैसिलिटेट की जा सके। म्यूचुअल फंड बिजनेस, इसके बारे में आईईएफएस में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, बट कुछ बातें यहाँ पर भी है, पढ़ लेते हैं। जैसे हमने म्यूचुअल फंड सॉरी जैसे अभी हमने इंश्योरेंस का मेंशन किया, जैसे हमने फी बेस्ड इनकम का मेंशन किया, वैसे हमने म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। थोड़ा म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरव्यू लेते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है? पूल ऑफ मनी जाता है इन्वेस्टर्स का, जो कि एएमसीज असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैंडल करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा है, कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी की गाइडलाइंस है म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है। एम्फोसाइज करा डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी। अलग अलग तरीके में पास म्यूचुअल फंड है, ऐसे इक्विटी फंड्स हैं जो कैपिटल एप्रिसिएशन में डाले जाते हैं पैसे। फिक्स इनकम फंड्स हैं जो कि बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटी जैसे इनकम जनरेट हो उसके लिए हो सकता है। मनी मार्केट, जैसे मनी मार्केट हमें पता है शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल से कम होता है, फॉर स्टेबिलिटी सही रहता है। ओपन एंडेड, जब मर्जी खरीदो जब मर्जी बेच दो, एट एनएवी, इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में एफएम में आप मेरे सर के साथ पढ़ कर आए। क्लोज एंडेड एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए है और एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। इंटरवल फंड्स जिसमें दोनों क्लोज एंड और ओपन एंड का कंपोनेंट रहता है, ये एक इम्पोर्टेंट। ये अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगी कि ढंग से पढ़ें, स्टडी दिस प्रॉपरली। कैटेगराइजेशन देखें म्यूचुअल फंड्स की, तो सेबी ने ओपन एंडेड स्कीम्स को कैटेगराइज किया है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में, ठीक है। बस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में बैंक का क्या रोल है? बैंक का सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को लेवरेज करना ब्रांच नेटवर्क के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बैंक के लिए एक फी बेस्ड इनकम है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन करना पड़ता है एमएफआई से, ओके, बैंक के स्टाफ को, ताकि वो कस्टमर्स को एडवाइस कर सके। तो प्रोडक्ट इनोवेशन भी आप लेकर आ पाते हो, एजुकेशनल रिसोर्सेज एनहांस करके। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए। बैंक पार्टिसिपेट करता है म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज में या तो सब्सिडरीज के थ्रू या जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, ठीक है, बट उनका अपना इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड रहेगा एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, ओके। अब दे मस्ट इंक्लूड डिस्क्लेमर्स, जब प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ गारंटी नहीं बोल सकते हैं, दे कैन नॉट डू दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में बैंक्स इंश्योरेंस मार्केटिंग बोले तो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। वेरियस रिस्क जैसे हेल्थ रिस्क, लाइफ रिस्क, असेट रिस्क मैनेज इंश्योरेंस करते हैं। बैंक एंगेज हो सकता है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए भी, बट सब्सिडरीज के थ्रू एज ब्रोकर्स, या फिर हो सकता है कोई प्रोडक्ट्स ऑफर करे बट बिना पार्टिसिपेशन, क्योंकि वो अलाउड नहीं है हमारे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में। आरबीआई ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर रखा है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करोगे? बैंक यूटिलाइज करता है अपने ब्रांच का नेटवर्क ताकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जा सके, बांटी जा सके, है ना। ग्रुप इंश्योरेंसेस कराए जाके कस्टमर ग्रुप्स के। ग्रुप इंश्योरेंस एनहांस करता है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन में, एक एडिशनल इनकम मिल पाती है कस्टमर कमीशन के थ्रू बैंक को। नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बैंक मार्केट कर सकते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स को, ठीक है। कैसा उनका रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ उस पर बेस्ड रहेगा। ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, दीज पॉलिसीज और स्पेशली ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज कवर करते हैं कस्टमर्स एंड देयर फैमिलीज ऑफन एट रिड्यूस प्रीमियम रेट से। थोड़ा सा ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का, इसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इसे बैंक एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ कस्टमर नीड्स को केटर कर पाता है, कहीं ना कहीं अपने लिए भी बढ़िया है क्योंकि फीस आ रही है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है बैंक को, आरबीआई, एसबी, सॉरी सेबी, ताकि जो
डिफाइंड बाउंड्रीज है उसके अंतर्गत रहते हुए ट्रांसपेरेंसी के साथ कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट में यहाँ पर काम हो सके। कुछ योजनाएं बताई हुई है हमारी किताब में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यहाँ पे मैक्सिमम एज 50 है, मिनिमम तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट अटल पेंशन में 40 हो जा रही है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में 50 है। ठीक है, 31 by 31st May from coverage from June 1st to 31st May of the following year, next year। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 2 लाख डेथ पे मिलते हैं किसी भी डेथ कोज से। प्रीमियम रहता है 436 रुपीज पर एनम। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे जून 2024 में इन योर एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डोमिनेशन ऑफ अश्योरेंस 55 साल की एज में, रिन्यूएबल है 50 साल पे। क्लोजर क्या है, बैंक अकाउंट अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है या फिर अपना अकाउंट बंद कर दिया तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी खत्म। डुप्लीकेट इंश्योरेंस लिमिट है 2 लाख पर। प्रीमियम एलोकेशन है 289 LIC पर और 30 रुपये BC माइक्रो कॉर्पोरेट एजेंट एक्सपेंस और 11 रुपये है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये प्रीमियम इस तरीके से एलोकेट हो रहा है। BC इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट बॉक्स इट फॉर यू। Okay, important। ठीक, चल। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जैसे वो 50 साल तक था, जीवन ज्योति यहाँ पे 70 साल है। यहाँ पे सेम है 31 मई तक, 1 जून से 31। अगेन सेम है, 2 लाख डेथ पे, 2 लाख टोटल मतलब फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, आईज हैंड फीट, और पार्शल है, पार्शल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख, 20 रुपये पर एनम। जीवन ज्योति 436 है ना, प्रीमियम जो दे रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जैसे ही सुरक्षा बीमा योजना हो रहा है तो यहाँ 20 रुपये हैं जो आपको प्रीमियम पर मेंबर देना है, और 70 साल पे टर्मिनेट हो जाएगा। 55 साल था, 50 साल पे रिन्यू होना था, यहाँ पे रिन्यू जैसे कोई कहानी नहीं है, बंद करोगे अकाउंट बंद हो जाएगा। और डुप्लीकेट इंश्योरेंस लिमिट है सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में, आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खोल सकते हो। यहाँ पे कैसे रहता है, 20 रुपये इंश्योरेंस कंपनी पे जाता है, 1 रुपये माइक्रो कॉर्पोरेट या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट पे चला जाएगा और 1 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव है। एक एक है यहाँ पर, और पीछे देखो तो 30 और 11 है। इंपॉर्टेंट है ये डेटा भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज प्लीज इसे इग्नोर नहीं करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक, अब क्रॉस सेलिंग, मैंने कहा था ना एक टॉपिक है पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ा रही हूँ। सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। नए प्रोडक्ट, नए कस्टमर को लाने की जगह, नए कंपनी को लाने की जगह एग्जिस्टिंग को ही आप कुछ और बेच रहे हो, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी और आपका रिलेशनशिप बेटर हो पाएगा। स्ट्रैटेजीज क्या है, एक रॉबस्ट कस्टमर डेटाबेस चाहिए सबसे पहले तो आपको। ठीक है, कस्टमर की प्रोफाइल को मैप करना है कि उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए हो सकता है इस समय जो है, इसके अलावा क्या चाहिए हो सकता है। लेट मी जस्ट पुट माई लैपटॉप ऑन चार्जिंग, गिव मी अ मोमेंट। ओके, ऑफर कर पाते हैं राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे, और रिलेशन बेस्ड सेलिंग रहेगी, क्रॉस सेलिंग जो आप करते हैं। इसके अलावा डिपॉजिटरी सर्विस का अगर ओवरव्यू दे तो ये होल्ड करता है, ट्रांजैक्ट करता है सिक्योरिटीज ऑनलाइन। आज तो ऑफलाइन कुछ होता ही नहीं है, डीमैट के थ्रू ही होता है वैसे ही। तो इसके लिए आपको पहले डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी जो आपके शेयर है तो उसे डीमैट में करना पड़ेगा, और अगर हो सकता है आपके पास, अब तो रीमटेरियलाइजेशन ऐसी फैसिलिटी है नहीं, आप फिजिकली इसको वापस कर नहीं सकते। अगर मैं बाय लॉ बताऊँ आपको, बट किताब में दिया है, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, आपकी जैसे अकाउंट में पैसे आ रहे जा रहे हैं, ऐसे शेयर आ रहे जा रहे हैं, डीमैट। ओके, फैसिलिटेट करता है ट्रेड और रिसीवेबल कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फैक्टरिंग, TREDs, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, अटल पेंशन योजना, ओके, एंड इंडिया गोल्ड कॉइन्स। आपकी एज 40 होनी चाहिए, बट पैसे आपको पेंशन जो है वो 60 के बाद ही मिलने वाली है। एक छोटी सी बात है। फैक्टरिंग क्या है, फैक्टरिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फैक्टरिंग में जैसे
एक कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ उधार पे सामान बेचा, ठीक है। अब जब उधार पैसे भेज सामान बेचा, तो क्या हुआ, एक लेट्स से इसने बोल दिया कि मैं पैसे दूंगा, तो एक असाइनमेंट हो गया रिसीवेबल्स का, कंपनी के अपने एसेट पे चढ़ा देगी, पैसे आने हैं, ओके। अब कंपनी को पैसों की जरूरत थी, उसने क्या किया, ये ट्रेड रिसीवेबल फैक्टर को बेच दिए। लेट्स से था 100 रुपए थे इसके, ले लेगा ये 99 रुपीज और 1 रुपए ये फैक्टर कमा लेगा। कैसे? क्योंकि जब डेटर पेमेंट करेगा, वो कंपनी को पेमेंट नहीं करेगा। अब वो पेमेंट किसको करेगा? वो पे करेगा इसको, पे इज द अमाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द क्रेडिट पीरियड, जो भी क्रेडिट पीरियड इस अमाउंट इस पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जहां फैक्टर परचेज कर लेता है अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम अ कंपनी प्रोवाइडिंग अपफ्रंट पेमेंट। ऐसी टीआरईडीज है, फैसिलिटेट करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, वो भी पेमेंट मिलने थे, जैसे फैक्टर होना था वैसे यहाँ पर भी कुछ पेमेंट मिलनी थी, बट ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इस पे बहुत डेडिकेटेडली आप पढ़ कर आया IENIFS में। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि ऑल्टरनेटिव है फिजिकल गोल्ड की जगह, आप ले सकते हो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी बेनिफिट। अटल पेंशन योजना एक गारंटी दे रहा है 60 साल की बाद, बट एज अगर आपकी 18 से 40 है तभी आप APY ले पाएंगे। इंडियन गोल्ड कॉइन्स, मिंटेड गोल्ड कॉइन्स है अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन की, जो अलग अलग डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर ऑल्सो। फटाफट से MCQs करते हैं इसके, और ये चैप्टर मॉड्यूल D भी हो जाएगा। पैरा बैंकिंग बोले तो लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस आ जाएगा, म्यूचुअल फंड भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, है ना, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सर्विसेज जो बैंक देता है। बैंक डिस्ट्रीब्यूट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जैसे कि रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम इंडिविजुअल पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, सब कुछ देता है, ठीक है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ इंश्योरेंस। As a corporate agent, bank can distribute the products of one life insurer, one non-life insurer, मतलब जनरल, स्टैंडअलोन हेल्थ, सभी कर सकता है, कोई टेंशन नहीं, थर्ड पार्टी पैरा बैंकिंग नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बैंक्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट इज, कितने? कोई लिमिट नहीं, कोई बात नहीं कर रखी हमारे से इस बारे में, 1 to 5 जस्ट टू कंफ्यूज, कोई लिमिट नहीं है म्यूचुअल फंड में। मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बैंक एज अ कॉर्पोरेट, कोई टेंशन नहीं है। Which of the following is not the salient feature of mutual fund? Professional management, diversification, complexity and liquidity. Feature जो नहीं है वो complexity नहीं। PREDs was launched in 2016 for MSMEs to extend credit at very competitive interest rate. Mitigate कर रहा है risk. डिस्काउंटिंग तो हो ही रहा है, रिस्क भी मिटिगेट कर रहा है। तो अगर आप नहीं भी श्योर थे कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट, तो यू नो दैट फैक्टरिंग हो रही है यहाँ पे एक पोर्टल के थ्रू, दैट इज ऑल ऑफ द अबव दैट इज हैपनिंग। ओके, एंड विद दिस वी आर डन, खत्म। ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो दोस्तों, स्कैन करके। NCM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आप मेरे से पर्सनल सेशन बात कर पाओ। मैं शेयर कर दूंगी नोट्स, और टेलीग्राम ग्रुप पे तो शेयर कर दूंगी, उसके अलावा JIB CIB प्रेप पर जाकर आप प्रीवियस नोट्स भी सारे एक्सेस कर सकते हैं, फ्री मटेरियल सेक्शन जाकर डाउनलोड। ओके, थैंक यू सो मच डियर बैंकर्स, हैव अ ग्रेट डे। अब मॉड्यूल E रह गया जहाँ सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, 27 से 30, एंड विल बी सॉर्टेड विद RPW। Okay, with this, I'll take your leave and I'll see you in the next session. And that's it from my side. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, Sienna Disha Dua, signing off for today. Bye bye.